नमस्कार, साधना न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम जो हम कोशिश करते हैं कि आम जनता से जुड़ा हुआ हो, आम जनता की तरफ से हो। सवाल तो पूछेंगे, इसमें सिर्फ ये कोशिश होती है कि सवाल व्यवस्था से है, सिस्टम से है। अभी हम देश भर के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अभी एक मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश आया, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि उन छात्र छात्राओं को प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी या जांच की जाएगी जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इस देश में आपको आश्चर्य होगा, इस देश में एक चीज़ और चलती है कि चपरासी को भी अगर नियुक्ति देना है, किसी को भी नियुक्ति देना है सरकारी नौकरी पर जो 35 साल तक नौकरी करता है, अगर उसके शिक्षा के दौरान दूसरे अन्य कारणों से उस पर अगर कोई FIR दर्ज हो गई हो, हालांकि वो बरी भी हो गया हो, तो भी उसको नौकरी पर बहुत जांच परख के रखा जाता है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस देश में एक और सिस्टम है, जस्ट अपोजिट, कि छात्र अगर स्कूली कॉलेज के समय में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, 12th तक आते आते अगर किसी बात पर किसी से अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, उसे स्कूल में तो प्रवेश नहीं मिल सकता, लेकिन माननीय संसद में प्रवेश मिल सकता है, विधानसभा में प्रवेश मिल सकता है, प्रदेश का मुखिया बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया छात्र राजनीति से आगे आए हैं और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे हैं। उन आंदोलनों में उनके खिलाफ FIR भी होती थी, जेल भरो आंदोलन, वो हर मामले में चक्का जाम करते थे, जनता की समस्याओं को उठाते थे और उनके खिलाफ FIR दर्ज होती थी। लेकिन सदन में वो आज मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, जो आपके उच्च शिक्षा मंत्री हैं श्री मोहन यादव जी, वो मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति से आए और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे। एक बार तो ऐसा बताते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कि वो एक कुलपति के कॉलेज में विश्वविद्यालय में कुलपति की सीट पर जाके बैठ गए थे, कब्जा कर लिया था चैम्बर में, और उन्होंने एज ए कुलपति आदेश जारी करे थे। लेकिन अगर स्कूली समय में किसी छात्र के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो गया है, उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है। देश चलाने के लिए आप ये कर सकते हैं। आज आश्चर्य होगा आपको कि एक बहुत भारी प्रतिशत है देश में जो सदन में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, जिनके खिलाफ प्रकरण हैं और प्रकरण दर्ज होने के बाद जांच चलती रहती है। लेकिन अगर आपने उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया, क्या करेगा? 12th के बाद वो कहाँ जाएगा बच्चा? ये इतना अमानवीय निर्णय जिसका आदेश हुआ था, हालांकि विरोध हुआ। मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, पूरी जिंदगी छात्र राजनीति करी है उन्होंने, अभी सांसद बने हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले वो अखिल भारतीय छात्र 50 साल की उम्र तक अखिल भारतीय ABVP का ही जिम्मेदारी संभालते थे और उसी के राजनीति करते थे, संगठन को मजबूत करते थे। लेकिन वो सांसद बन सकते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, और अगर किसी छोटी सी लड़ाई झगड़े में अगर कोई FIR हुई है तो वो बच्चा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। इस पर चूंकि हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद बहुत सारे इसमें चूंकि इब्बट आए और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने निर्णय वापस ले लिया। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? कौन लोग ये निर्णय लेते हैं? कौन लोग ये तय करते हैं? जो तय करते हैं वो खुद बड़े बड़े अपराधों में घिरे हुए होते हैं, वो खुद बड़े बड़े उनके खिलाफ FIR होती है और उसके बाद वो हर पद को सुशोभित करते हैं। ऐसा क्यों है? सवाल व्यवस्था से है, जनता की तरफ से है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं कि हम किन किन लोगों के साथ, हमारे पैनल में कौन कौन है, उनसे तारुफ कराते हैं आपका। हमारे साथ इस मुद्दे पर चूंकि जिनसे हम चर्चा करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उसमें वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कई अखबारों और चैनलों में रह चुके डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी आ रही है भाई? जी आ रही है। जी हाँ, और इसी में ये आप ग्वालियर से डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं और इंदौर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और देश का सशक्त पत्रकार संघ है, प्रेस क्लब है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ श्री प्रवीण खारीवाल जी जुड़े हैं। खारीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी बुलाया है। ये भी दोनों युवा हैं, एक IT सेल के हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं श्री अभिनव बरोलिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी। इसी मुद्दे पर छात्र राजनीति से आगे बढ़े भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ BJP से जो हैं श्री राहुल पटेल जी हैं। राहुल पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, अब मैं सबसे पहले आना चाहता हूं अभिनव बरोलिया जी के पास। अभिनव जी, आपको क्या लगता है, जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, उन हालातों में ऐसे निर्णय कैसे ले लिए जाते हैं?
शिशिर जी, बहुत अच्छा टॉपिक ये जो आपने निकाला है, और सरकार ने जिस तरीके से अपनी नीयत बताई है कि किस तरीके से वो छात्रों की आवाज़ दबाना चाहती है आने वाले समय में, और वो ऐसा क्यों करना चाहती है ये तो वो खुद जानती होंगी, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति से आया हूँ, NSUI की राजनीति हमने भी की है, हमने भी लाठे डंडे खाए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी ये बताया जा रहा है कि जिस पे भी केस लगेगा बच्चों पर, जो जिस तरीके वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो ये एक बहुत अमानवीय निर्णय है। और शायद ही इन लोगों ने जब जारी किया है आदेश, अब कह रहे हैं कि हम ये वापस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको कथनी और करना क्या है, और इनकी सोच में क्या चल रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, खुद शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो छात्र राजनीति से आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। मोहन यादव जी खुद छात्र राजनीति से आए हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से इंस्पायर तो नहीं, क्योंकि वो लोग तो छात्र राजनीति से आए नहीं है, वो कॉर्पोरेट जगत से कहीं इंस्पायर होके कि ये विचारधारा को यहाँ पे खत्म किया जाए और आने वाले समय में कोई राजनीति करने वाला ही ना हो, कोई छात्र ही आगे नहीं आए और राजनीति को सीमित कर दिया जाए, और कॉर्पोरेट लॉबी पूरे तरीके से हावी हो जाए। जिस तरीके से छात्रों को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को दबाया जा रहा है, ये उसी का एक निर्णय है जो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। जी अभिनव जी, क्या ऐसे निर्णय नौकरशाही ले लेती है और पता नहीं लगता है? मैं जितना जानता हूं, मध्य प्रदेश के मुखिया बहुत संवेदनशील हैं और स्वयं संघर्ष करके आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, और उन्होंने छात्र राजनीति में बहुत संघर्ष किया है और बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते थे उनके खिलाफ, तो वो क्या इन चीज़ों को नहीं रोक पाते? मोहन यादव जैसे व्यक्ति जो इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हैं और ये छात्र राजनीति करी है, इन्होंने मुकदमे दर्ज हुए हैं, फिर ये भी नहीं समझ पा रहे? ये बड़ा आश्चर्य लगता है आपको? बिल्कुल आश्चर्य लगता है। ऐसा हम लोगों पर भी 8-10 केस हमेशा शासकीय कार्य में बाधा के कई केस लगते हैं। हम लोग अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे ABVP हो चाहे NSUI हो। मैं एक पर्टिकुलर इस बात पे कि छात्र अपने हितों के लिए लड़ना चाहता है, उसकी आज़ादी पे आप क्यों प्रहार कर रहे हो? आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो युवा है वो आने वाला युवा कॉन्फिडेंस वाला कैसे होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा? आप तो कॉन्फिडेंस को मार रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, क्योंकि आप तानाशाही रवैया जो आपकी अफसरशाही जो आपको बताना चाह रही है कि आप ऐसा करो, तो आप उसी तरीके से तानाशाही आप दिखाना चाह रहे हो। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये अपना जो आदेश है ये वापस लें, और ये एक छात्रों के हितों से तो खिलवाड़ मत करो, कम से कम सरकार से मेरा ये निवेदन है। जी बिल्कुल। अभिनव जी, आप बने रहिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण खारीवाल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर साहब, आपकी मूछें बहुत अच्छी लग रही हैं, देख के बड़ा आनंद आ रहा है जी, हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगी जी। डॉक्टर साहब, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूं, ये जिस तरीके का निर्णय लिया गया है, क्योंकि आप संघर्ष करते हैं, आप समाज के हर उस निचले वर्ग का प्रतिनिधित्व के लिए लड़ते हैं, प्रवीण जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी संघर्ष करते नजर आते हैं, लेकिन क्या ये जो किया जा रहा है, जो छात्रों को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है और सदन में बैठे लोगों के खिलाफ कितने ही मामले दर्ज हो जाएं, वो मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, देश चलाने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ छात्रों के साथ करके ये क्या करना चाहती है सरकार? देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अभिनव ने जिन बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाया, मैं थोड़ा और विस्तार इसको देना चाहता हूँ। दरअसल में लोकतंत्र में जो छात्र राजनीति है वो हमारे भविष्य के राजनीतिक विमर्श के लिए एक नर्सरी का काम करती है। वो राजनीति की पाठशाला है छात्र राजनीति, और जब कॉलेज में दाखिल होने से पहले ही आप इस तरह की पाबंदियां लगा देंगे कि जिस पर किसी भी चीज का आंदोलन हो, का कोई मुकदमा दर्ज हो, भाई जिस देश की संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 42% लोग गंभीर आपराधिक मुकदमों के आरोपी हैं। अभी जो विस्तार हुआ केंद्रीय मंत्रिमंडल में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में, उसमें 42% यानी 76 मंत्री हैं, उसमें करीब आधे ऐसे हैं जिन पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने जैसे मुकदमे दर्ज हैं।
मैं किसी दलगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ रहा हूं, सभी पार्टियों का यही हाल है जी। लेकिन अगर उन आपराधिक गंभीर हीनियस ऑफेंसेस को छोड़ दिया जाए जी। तो छात्र राजनीति, हम लोग भी अपने कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में सक्रिय थे जी। कई बार धरना आंदोलन हुआ, कई बार हम लोगों के पीछे पुलिस दौड़ी है जी। लेकिन अगर हमारे खिलाफ या इस नई पीढ़ी के खिलाफ छोटे छोटे मुकदमों से आप उनकी शिक्षा को ही बाधित करने की कोशिश करेंगे जी। उच्च शिक्षा में उन्हें प्रवेश ही नहीं लेने देंगे जी। तो भविष्य के हमारे युवा किस तरह से तैयार होंगे जी। उन्हें शिल्प देने का काम, उन्हें आकार देने का काम हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय करते हैं। जी। एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने शुरू में कही जी। कि इस वक्त जो लोग सत्ता में हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, जी। बीडी शर्मा जी है, मैं उनको मुरैना के हैं, मैं भिंड से और ग्वालियर से उन्हें जानता हूँ। मेरी पत्रकारिता के शुरुआत के दिनों में वे छात्र राजनीति करते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। शिवराज सिंह चौहान युवा मोर्चे तक में सक्रिय रहे। देश की राजनीति में इस वक्त जो लोग हैं, लालू यादव, अरुण जेटली अब नहीं है दुनिया में, ये सब छात्र राजनीति से निकल कर आए हुए लोग। और ऐसा संभव ही नहीं है कि इन लोगों ने अपने छात्र जीवन में, और बहुत से लोग ऐसे हैं इस देश में जिन्होंने स्कूली जीवन में भी छात्रों के हकों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी थी। मैं खुद भी ग्वालियर में गोरखी स्कूल में छात्र राजनीति में उस तरह से सक्रिय था। एक बात और, इसके इस तरह की नर्सरी को बाधित करने का काम, ये जो राजनीति की पाठशाला जैसे कहते हैं, वो असली पाठशाला है छात्र संघ। शिशिर जी, छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे हैं मध्य प्रदेश में दशकों से। सिर्फ मेरिट के आधार पर कॉलेजों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव बना दिए जाते। तो वो जो भविष्य के राजनेता पैदा होने, आप देखेंगे कुछ दशक बाद एक ऐसा शून्य पैदा हो जाएगा कि हमारे देश की राजनीति में जमीनी तौर पर लड़कर पुष्पित पल्लवित होकर आए हुए युवा नेता मिलेंगे नहीं आपको ढूंढे से। तो मैं सरकार के इस फैसले की आलोचना करता हूं और मुझे खुशी है कि बीडी शर्मा जी ने खुद भी शायद इससे असहमति अपनी जताई है। अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी यहाँ मौजूद है, राहुल जी, राहुल बताएंगे उनकी पार्टी का क्या इसमें स्टैंड है। लेकिन मुझे लगता है ये बदला जाना चाहिए। जब व्यक्ति सांसद, विधायक हो सकता है आपराधिक मुकदमों के बाद, सिर्फ उसे अपने हलफनामे में लिखना है कि उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो उच्च शिक्षा में दाखिला क्यों नहीं ले सकता वो? बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब एक और सवाल हमारे दर्शक चूंकि आपसे ये जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सरकारों की, मैं पिछले 15-17 सालों से मध्य प्रदेश भर में और देश भर में छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, उस पाठशाला से बहुत सारे लोग निकल के आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। मैं चाहे दिल्ली की बात करें, बिहार की, बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश में लंबे समय से ये बंद कर दिया गया है। क्या आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में सत्ताधीश हैं, इन्होंने ये मान लिया है कि उनके बाद न भूतो न भविष्यति, कोई कभी बीडी और शिवराज जी के बाद कोई दूसरा निकल ही ना पाए राजनीति में आगे? देखिए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या सोच रखा है, लेकिन जो भी कुछ सोच रखा है वो आने वाली पीढ़ी के रास्ते को बंद करने का विचार है। आपने ठीक उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में बनारस विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में चुनाव होते हैं, तो हैदराबाद में चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो जाए? और सरकार, प्रशासन एक बहाना बनाता है कि छात्र संघों के चुनाव में हिंसा होती है। तो भाई, इस देश में हिंसा किस चुनाव में नहीं होती? पंच सरपंच के चुनाव से लेकर लोकसभा, विधानसभा के चुनावों तक, अभी बंगाल के चुनाव में हिंसा हुई, तो क्या चुनाव रोक दिए जाए? शासन, प्रशासन, पुलिस की जिम्मेदारी है कि हिंसा न हो और लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघों के चुनाव हों। लेकिन जो सक्रिय छात्र हैं, उन्हें अगर इस नाते से प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा कि उन पर कोई मुकदमा दर्ज है, हो सकता है जो ग्रेजुएशन में आदमी अपने छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हो और उस पर कोई मुकदमे लग गए हो धरना आंदोलन के, किसी भी तरह के। कई बार आंदोलनों में हिंसा भी हो जाती है, कॉलेजों में छात्र तोड़फोड़ भी करते हैं। मैं हिंसा का अंतरात्मा से विरोधी हूँ, लेकिन अगर मुकदमे भर से, सिर्फ आरोपित होने से उसे हायर एजुकेशन के लिए, यानी स्नातकोत्तर में, पीजी में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उसकी आगे की शिक्षा भी बाधित हो जाएगी। और भविष्य की राजनीति के लिए, छात्र राजनीति के लिए भी अगर उसे यही अपात्र कर दिया जाएगा, तो आपने ठीक कहा, न भविष्य का कोई बीडी शर्मा पैदा होगा, न कोई शिवराज सिंह पैदा होगा, न जीतू पटवारी, न और कुणाल चौधरी और ऐसे तमाम सारे लोग जो इस दौर में हमें दिखाई देते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बने रहिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल जी के पास आना चाहता हूं। प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी प्रवीण जी, आपके इंदौर शहर से, मालवा क्षेत्र से सबसे बड़ा नाम अगर कैलाश विजयवर्गीय जी का लिया जाता है तो वो छात्र राजनीति से निकल के आते हैं। इसके अलावा जितने भी वहां के नाम हैं वो सब कहीं ना कहीं से छात्र राजनीति से निकल के आते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि देश में जिस तरीके से सरकारें चलती हैं, जिस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, उसमें सरकारों की मंशा स्वयं को सुरक्षित करने की ज्यादा होती है? क्योंकि कल को मैं जैसा डॉक्टर साहब से बात कर रहा था तो ये बात सामने आई कि अगर छात्र संघ के चुनाव होने लगे और कोई और ताकतवर छात्र नेता उभर कर सामने आ जाए जो कल को चुनौती बन सकता है, तो इसके कारण रोका जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सब अपने अपने बच्चों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि नई पीढ़ी का कोई राहुल पटेल निकल के आए या अभिनव बरौलिया निकल के आए। निश्चित तौर पर इंदौर की राजनीति का आपने जिक्र करा जी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लगभग 8 बार की जो सांसद रही सुमित्रा महाजन, उन्हें छोड़ दिया जाए जी, क्योंकि वो इंदौर में बहू बन के आई थी जी, महाजन परिवार की। तो इंदौर के जितने भी नए पुराने नेता हैं जी, सांसद है, मंत्री है, विधायक है या अन्य संगठन में जो लोग हैं जी, एक लंबी फहरिस्त है जो इंदौर के विभिन्न कॉलेजों के छात्र के माध्यम से अध्यक्ष बने, यूनिवर्सिटी में पदाधिकारी बने और उसके बाद विधानसभा में पहुंचे और मंत्री बने और अलग अलग पदों पर भी रहे। तो ये इंदौर की मैं कहूँगा 90 से 95% राजनीति पर किसी न किसी रूप से किसी न किसी कॉलेज के छात्र के पदाधिकारी बने का फक्र हर नेता महसूस करता रहा है और उन्होंने उस तरह से राजनीति भी करी। इस समय जो मंत्रिमंडल है मध्य प्रदेश का, उसमें जो तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री है वो स्वयं गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के पदाधिकारी रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहे हैं और लगातार 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं। इस समय जो इंदौर के एक और प्रमुख नेता है सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्वयं भी कॉलेज छात्रों की लंबी फहरिस्त है इंदौर में। चाहे योगेश शर्मा रहे हो, विधानसभा अध्यक्ष रहे हो, चंद्रकुमार शेखर रहे हो, कई ढेर सारे श्री ऋषि से लेके और हाडिया, दोनों दलों में समान रूप से आते ऐसा रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि जब ये 16, 17, 18 साल पहले जब चुनाव बंद कराने का फैसला हुआ था तो उसकी केंद्र बिंदु इंदौर बना था। इंदौर के कॉलेजों में कुछ विवाद हुए थे और सरकार ने पूरे प्रदेश में निर्णय थोप दिया था कि मध्य प्रदेश में छात्र के चुनाव बंद हो गए। की बात है, जब से लगातार चुनाव बंद है और इसका नतीजा ये हुआ है कि राजनीति प्रवीण जी आप प्रवीण जी आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास हम फिर से आएंगे। आपका हमारे आईटी टीम उसको सुधार रही है। जब तक मैं राहुल जी के पास आना चाहता हूँ। जी राहुल जी, आपने अभी बात सुनी, प्रवीण जी की बात सुनी, डॉक्टर राकेश पाठक जी की बात सुनी, अभिनव जी की बात सुनी। क्या चाहते हैं आप जैसे युवा राजनीति में आगे ना आ पाए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार युवाओं को मौका देने का काम किया है। हम इस बात से असहमत हैं कि छात्र राजनीति से ही युवा नेतृत्व उभर सकता है। आपने जब भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आदेश भी जारी किया था कि जो मंडल अध्यक्ष होंगे उनकी आयु 35 वर्ष से कम होगी और जिले के जो अध्यक्ष होंगे उनकी आयु 45 वर्ष से कम होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार युवाओं को नेतृत्व देने का काम किया है। आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं और हमारे सारे पूर्व के वक्ताओं ने भी ये बात कही है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय वी डी शर्मा जी सब छात्र राजनीति से आए हैं। लेकिन जब वो अपनी छात्र राजनीति के जीवन में और उस दौर में थे तो उन्होंने देखा कि लगातार उन कॉलेजों में जो चुनाव होते थे या छात्र राजनीति में जो हिंसा होती थी और कई जो छात्र थे वो आपराधिक क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाते थे जिससे पूरे प्रदेश भर का माहौल खराब होता था। आप ये देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, जो गुंडा राज हुआ करता था या मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, चाहे आप बिहार की बात करें या अन्य
प्रदेशों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंसा और जो आपराधिक आंकड़े और जो मामले होते थे उनको कम करने के लिए जहां जहां जिन जिन बिंदुओं पर काम करने की आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। युवाओं के नेतृत्व के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आज आप अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा देखेंगे तो वो 29 साल की उम्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। आज वैभव पवार जी हमारे युवा नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी और इस प्रकार की मंशा नहीं रही कि युवा नेतृत्व उभरे। भारतीय जनता पार्टी लगातार युवा नेतृत्व उभारने और उनको मौका देने का काम कर रही है। नहीं, लेकिन पार्टी में ही कर रही है ना, दूसरे को उभरने के लिए। छात्र संघ के चुनाव कराने से क्या तकलीफ हो सकती थी? छात्र संघ के चुनाव से आपने स्वयं कहा कि माननीय शिवराज जी, जब सरकार अगर असफल है कि वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव क्यों नहीं खत्म बंद कर देती कि नहीं बनेंगे सांसद, नहीं बनेंगे विधायक, नहीं बनेंगे मंत्री। छात्र संघ के चुनाव होने से एक खतरा है कि कल को बीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी या जो जयवर्धन सिंह जी है या जीतू पटवारी है या रमेश मेंदोला है, जीतू जिराती है, इनसे ज्यादा पावरफुल सशक्त नेतृत्व सामने आ सकता है। ये डर है क्या राजनीतिक दलों को? ऐसा किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और मात्र छात्र राजनीति ही एकमात्र रास्ता हो युवा नेतृत्व उभरने का, तो ऐसा भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की अगर हम बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली जैसे हमारे एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो छात्र राजनीति से नहीं आए। तो ये कहना कि छात्र संघ के चुनाव होने की वजह से, छात्र संघ के चुनाव होंगे तभी युवा नेतृत्व उभरेगा, तो इससे मैं असहमत हूं। और रहा सवाल जो अभी जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो 24 घंटे के अंदर माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने वापस लेने का बात कही है और आदेश भी किया है। उन्होंने कमिश्नर को आदेशित किया है कि ये जो फैसला उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ है वो वापस लिया जाए। और साथ ही साथ एक और जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने जो उच्च शिक्षा विभाग में नियम था कि कॉलेज प्रबंधन को एक अतिरिक्त अधिकार था कि वो अगर चाहें तो किसी छात्र के आपराधिक मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर उसको एडमिशन देने से रोक सकते हैं। तो ये जो एक अतिरिक्त अधिकार था, इसको भी खत्म करने का काम माननीय मोहन यादव जी के माध्यम से होने वाला है। पटेल साहब, लेकिन ये कैसी मानसिकता है कि आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेने बच्चा जाता है, इसमें कौन सहमत रहा होगा? आपको लगता है शिवराज जी स्वयं छात्र राजनीति से आगे आए, जो मोहन यादव जी हैं स्वयं छात्र राजनीति से आगे आए, तो कौन कर सकता है इतना इस तरीके का आदेश जारी? इससे देश भर में आपकी जो बदनामी हो रही है, देश भर में जो आपकी छीछा लेदर हो रही है, उसका कोई ने सोचा नहीं कि क्यों ऐसा आदेश जारी कर दिया? नहीं, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई बदनामी वाली कोई बात नहीं है। देखिए, प्रदेश में व्यवस्था बनाने के लिए और एक सुशासन के लिए जो भी महत्वपूर्ण फैसले, कॉलेज बंद कर दीजिए ना फिर, क्योंकि अगर ये हो कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो छात्र कॉलेज नहीं पढ़ पाएगा, तो लोकसभा विधानसभा में क्यों बैठता है? कितने अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताया, प्रवीण जी ने बताया, कितने प्रकरण दर्ज है उन लोगों के खिलाफ, लेकिन सांसद है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। जी देखिए, वहां जो संसद और जो विधानसभाओं में है वो विषय अलग है और उस पर कई प्रकार के चर्चाएं पहले भी होती आई हैं। छात्र राजनीति में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जा रही, इसीलिए तो शिक्षा विभाग ने तत्काल 24 घंटे की भी देर नहीं होने दी और उसको तत्काल वापस लिया है। छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। ये फैसला मैं समझता हूं कि एक जो हिंसा का जो वातावरण कहीं ना कहीं बड़ा होता है, उस हिंसा के वातावरण को और प्रदेश के युवाओं को आपराधिक मामलों से बचाने के लिए, ताकि एक युवाओं को प्रोत्साहन ना मिले, इसलिए शायद ये फैसला उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया होगा। क्योंकि आपने ही कहा कि माननीय शिवराज जी और माननीय वीडी शर्मा जी, जब ये चर्चा हुई तो उसके बाद में फैसला वापस लेने के लिए निर्देशित किया गया। नहीं, लेकिन क्या इस तरीके के फैसले लेने में इनसे पूछा नहीं जाता है क्या? ये इतना बड़ा फैसला था, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से कोई बात ही नहीं करता है, अधिकारी सीधे आदेश दे देते हैं। नहीं, अधिकारी सीधे आदेश भी नहीं देते, मंत्रिमंडल में चर्चा होती होगी, मंत्रियों की सहमति से ही सारे जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय होते हैं। लेकिन जब सुशासन की बात होती है, जब कोई व्यवस्था देने की बात होती है, तो कुछ निर्णय होते हैं, कुछ निर्णय सही होते हैं, कुछ निर्णय गलत होते हैं। और अगर कोई हित में, अगर कोई फैसला हित में वापस लेने की आवश्यकता है तो वापस लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार भी करती है। यहाँ पर छात्रों का हित प्रभावित हो रहा था, उस प्रभावित हित को और वो उनके हित में जो भी फैसले अगर वापस लेने की आवश्यकता थी तो वापस तो वो लिया ही गया। 24 घंटे की भी देरी नहीं की गई। चलिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हाँ, अब आवाज मिल रही है आपकी। प्रवीण जी, क्योंकि इंदौर का जितना मैं जानता हूं, जब ये 17 साल पहले, 18 साल पहले जब ये इस तरीके के प्रतिबंध लगे थे, उस समय कुछ अखबारों में भी इस तरीके की चर्चाएं थी
कि ये मालवा क्षेत्र में छात्र राजनीति से, चाहे रमेश मेंदोला हो, चाहे जीतू जेराती हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, कई लोग युवा बहुत तेजी से उभर रहे थे और वो उभर कर कल को भोपाल में बैठे लोगों को खतरा बन सकते थे। तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया था, क्योंकि वो प्रतिबंध के बाद ये सरकार का एक दूसरा चेहरा सामने आता है कि अब वो कहती है कि कॉलेज में एडमिशन लेने, अगर आप पर FIR है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। देखिए, कॉलेज के FIR एडमिशन वाले मामले में मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इस समय जो मंत्री हैं उनका अपने अफसरशाही पर काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें ये हमको देखने को मिला है कि भाई बाले बाले मंत्री को और मुख्यमंत्री को संज्ञान में नहीं है विषय और वो उसकी नोटशीट तैयार हो गई है, उसकी विवरणी का कैबिनेट तक पहुंच गई है। कई मामलों में मुख्यमंत्री स्वयं नाराज होते हैं। अभी 2 दिन पहले एक प्रकरण अखबारों की सुर्खियां बना कि किसी अधिकारी के सेवानिवृत्ति के 15-20 साल बाद उस पर मुकदमा चलाने की नोटशीट कैबिनेट में प्रस्तुत की गई। तो इस तरह के कई मामले बाले बाले अफसरशाही तैयार करती है, जिसमें बाद में मंत्री को या मुख्यमंत्री को हैरत होती है और उन्हें कदम अपने पीछे खींचना पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा विभाग के कतिपय अधिकारियों ने किस लिहाज से सरकार को शर्मिंदगी में डालने की कोशिश करी, इसकी जरूर जांच होना चाहिए। ये एक गंभीर विषय है। दूसरा मेरा इसी से जुड़ा एक मामला है कि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का शिक्षा जगत बदनाम नहीं है। व्यापम केस को हम लोग याद करें और ये भी याद करें कि व्यापम में कई सालों तक अपात्र विद्यार्थियों को डॉक्टर बना दिया गया था और ये जब मामला पूरा खुला और जिस तरह से उसको दबा दिया गया, दोनों ही बातें हैं। तो उसके बाद मध्य प्रदेश के आज भी कई लोग ये पूछते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई आप उस समय के व्यापम वाले डॉक्टर तो नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय जिस बात की गंभीरता से जांच की जाना चाहिए थी कि व्यापम में फर्जीवाड़ा करके कौन MBBS डॉक्टर तरीके गंभीर पद पर बैठ गए हैं और प्रदेश में लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी जांच कभी नहीं हुई। कुछ एक लोगों को जरूर उसमें शहीद कर दिया गया है और लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने उसमें आत्महत्या करी है। तो ये आज भी एक बड़ा रहस्य मध्य प्रदेश में बना हुआ है कि जिन लोगों की जांच की जाना थी, जिनके ऊपर गंभीर अपराध थे, उनको छोड़ दिया गया। और हम आज भी नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में उस पीरियड के डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक मैंने तुलनात्मक सामने रखा दृश्य। दूसरा इंदौर की, और इंदौर से जब छात्र संघ चुनाव बंद होने की बात थी तो मुझे याद है कि उस समय 1-2 कॉलेजों में जरूर छुटपुट घटना हुई थी, लेकिन उसको आधार बनाकर सुनियोजित तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव बंद कर दिए गए। और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने जोर शोर से पैरवी करी कि हम छात्र संघ का चुनाव आरंभ करेंगे। उसमें विभिन्न कुलपतियों की एक समिति बनाई गई। उस कुलपतियों की समिति ने भी अपने हिसाब से रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार ने कभी भी मन नहीं बनाया कि छात्र संघ का चुनाव कराना है। इंदौर एक बड़ी नर्सरी रही है, जैसा कि आपने कहा शिशिर जी ने। इंदौर से लगभग सुमित्रा महाजन जी को छोड़ दें तो लगभग 95% यहाँ के सांसद, विधायक, पार्षद, नेता, मंत्री संगठन छात्र संघ चुनाव से निकले हुए हैं। विभिन्न कॉलेजों के अध्यक्ष रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने देश भर में अपना डंका बचाया है। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये भी एक नजर मालवा क्षेत्र पे लगी है कि एक बड़ी संख्या में प्रभावी नेताओं की फौज यहाँ से निकलती थी, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखती थी। वजनदार मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री। तो इंदौर एक बड़ा मालवा निर्माण का एक सेंटर इंदौर रहा है। तो यहाँ से राजनीति करने वाले लोग हमेशा से प्रभावी रहे हैं। यहाँ का एक सामान्य पार्षद भी मध्य प्रदेश में मैं कहूंगा कि मंत्री के स्तर का प्रभाव और महत्व रखता है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर पे हमेशा से नजर लगती रही है और उसी का परिणाम रहा है
कि यहाँ छात्र संघ चुनाव बंद कराए गए। इंदौर से उसकी शुरुआत हुई जो पूरे प्रदेश में लागू हो गए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि विधानसभा या लोकसभा या पंचायत तक के चुनाव में हिंसा होती है, विवाद होते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है यदि इस तरह की हिंसा यदि होती है तो उसको काबू में करें। दूसरा मेरा एक और महत्वपूर्ण इसमें सुझाव है कि जिस तरह देश की संसद में अपराधियों की भरमार है, उसके बावजूद भी कानून हमारा ये कहता है कि गंभीर तरह के यदि अपराध है और साधारण किस्म के अपराध है, इसमें एक अंतर होना चाहिए। साधारण किस्म के अपराध जिसमें लगभग 3-4 साल की सजाएं होती है, चाहे वो ट्रैफिक का एक्सीडेंट हो, आपसी गाली गलौच हो, मारपीट हो, छोटी मोटी झगड़े हो, इसमें जो छोटी सजाएं रहती है इसको अन्य सजाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कई विभागों में ये गड्ढे-मड्ढे है। देश की संसद और विधायिका में तो अपराधी बलात्कार वाला हो या हत्या वाला हो, लूट वाला हो, वो बैठ सकता है। लेकिन यदि छोटे छोटे मामले, चाहे स्कूटर के चालान का मामला हो, छोटी सी बिजली चोरी का मामला हो, कॉलेज में चक्का जाम का मामला हो, बस ट्रेन रोकने का मामला हो, यदि ऐसे मामले में कोर्ट उठने तक की भी सजा होती है या 2 महीने 3 महीने की सजा होती है, जो कि एक्चुअल में होती नहीं, उस मामले में बाद में अपील हो जाती है। तो इसका एक अंतर जो है वो स्थापित होना चाहिए कि साहब गंभीर किस्म के जो अपराध है उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा जाए और साधारण किस्म के जो अपराध है इसमें फर्क होना चाहिए और हर जगह ये लागू होना चाहिए। सिर्फ छात्रों पे ही नहीं, जो सरकारी विभाग है उनको भी इस तरह का लाभ देना चाहिए कि भाई साधारण अपराध है तो इससे आपकी नौकरी बाधित नहीं होगी, इससे आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी। बिल्कुल प्रवीण जी बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अभिनव बरौलिया जी के पास आ रहा हूं। अभिनव जी, आपने अभी डॉक्टर साहब की बात सुनी, डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा, प्रवीण खालीवाल जी ने कहा, राहुल पटेल जी ने कुछ हद तक स्वीकार किया कि ये गलती है और उनका उद्देश्य हमेशा नेतृत्व बढ़ाने का है। लेकिन आपको लगता है कि ये सरकार में बैठे लोग या ऊपर बैठे जो एक बार पद पे बैठ जाते हैं, क्योंकि आप अभी युवा हैं, आगे बढ़ना है आपको, ऐसे निर्णय से पूरे प्रदेश में जो युवा शक्ति है जो आक्रोशित हो रही है, हो सकता है राहुल पटेल जी ने ये कहा कि ये तुरंत वापस ले लिया गया, इसका असर नहीं पड़ा, लेकिन मैंने जिन लोगों से, जिन शहरों में बात हुई, हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें जानकारी दी, आक्रोशित थे छात्र कि कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा उनको, और इसका फायदा किसको मिलता है, कौन इसके पीछे है, ये दर्शकों को कैसे पता चलेगा? शिशिर जी, राहुल पटेल जी ने भाजपा की तरफ से जो पक्ष रखा है, आप कह रहे हैं कि उनने अपनी बात मानी। मुझे तो ये लगता है कि नीति और नियत साफ उनने दर्शा दी है कि हम छात्र राजनीति को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। हमारे यहाँ संगठन के चुनाव होते हैं और हम उन्हीं से अब सब चीजें करेंगे, हम अब छात्र राजनीति को आगे नहीं आने देंगे, ऐसा अभी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे जो आदेश हुए, उन्होंने काफी लंबी बात करी, और दूसरा आदेश हुआ है और वो आदेश वापस भी ले लिया। मतलब दो तरह की बातें कि एक तो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ छात्र राजनीति अब की जरूरत नहीं है और छात्र ऐसा और सब। तो मेरा ये कहना है, इससे अच्छा एक सुझाव है मेरा, राकेश सर भी बैठे हैं और प्रवीण सर भी बैठे हैं, आप, कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से स्टूडेंट्स परेशान हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लोग गेम खेल खेल कर अपने घर के बच्चों के, घर के पेरेंट्स के पैसे खराब कर रहे हैं। आप काउंसलिंग सेंटर खोल लेते, इस पे सोचती सरकार, लेकिन उस पे नहीं सोच रहे। काउंसलिंग सेंटर खोलकर बच्चों को समझाया जा सकता था कि क्राइम में नहीं जाना है या कुछ भी, जो भी हो। आज उनका मेंटल लेवल जो है वो इस हद पे नहीं, अभी आप उन पे और दबाव डाल दिया आपने। अभी हर घर का बच्चा एक और टेंशन में होगा कि हमें आगे जीवन कैसे जीना है। हमारे पास पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज कोरोना के कारण बंद रहते हैं, हम एक तो वो सफर कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम कहीं पर भी उसका छोटा मोटा झगड़ा होगा या कोई केस होगा, उसका 11th-12th का बच्चा किस तरीके से, छोटे छोटे बच्चों के आपसे झगड़ के केस हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, गाड़ी टकरा जाती है तो केस लग जाता है, वो एडमिशन के लिए जाएगा तो उसको वो वहां पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सोच के पूरे प्रदेश के बच्चे वैसे ही टेंशन में आ चुके हैं, आक्रोशित तो बहुत दूर की बात है, तो उनका मेंटल लेवल, उनको सुसाइड करने पे आप मजबूर कर रही है सरकार, ऐसा लग रहा है। सरकार चाह रही है कि बच्चे आगे ही ना बढ़ें। तो मेरी बात को शायद राकेश सर भी समझ रहे होंगे और प्रवीण सर भी समझ रहे होंगे, शिशिर सर आप भी समझ रहे होंगे कि हमें इस प्रदेश में काउंसलिंग सेंटर की जरूरत थी बच्चों के लिए, ना कि बच्चों पर और दबाव डालकर। छात्र राजनीति तो एक दूसरा पार्ट है कि शुरू से चली आ रही है, वो आप
अपनी विचारधारा को आगे लाने के लिए दबाना चाहते हैं, वो सब चीजें जायज है। लेकिन अभी मेन मुद्दा है हमारे बच्चे, आने वाला भविष्य है, हम उनके बारे में सोचें, उनके बारे में बात करें। ठीक है, आपको अपनी विचारधारा जिंदा रखनी है तो अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाएं, जो भी 30-35 साल और जो कुछ भी करना है, लेकिन जो आने वाला भविष्य है, जो पढ़ना चाहता है, जो स्कूल कॉलेजेस में जाना चाहता है, वो अभी इस डिबेट का मेन मुद्दा है, तो उनके बारे में सोचना चाहिए हमको। शिशिर सर, बिल्कुल। अभिनव जी, एक और बात, क्या ऐसा लगता है आपको कि सरकार के दिमाग में ये बात भी आई होगी, एक संभावना लग रहा है कि ज्यादा लोग पढ़ के पास हो जाते हैं तो हमें आंकड़ा दिखाना पड़ता है कि इतने लोग बेरोजगार, क्योंकि इस समय रोजगार से तो सिर्फ नेता ही लगे हुए हैं, जो मंत्री बने रहे हैं, विधायक हैं, रोजगार उन्हीं का ठीक चल रहा है, बाकी तो आम आदमी तो बेरोजगार है, आम आदमी की हालत खराब है। आपके सामने जो 3 लोग बैठे हैं ना, इसमें सिर्फ अभिनव बरोलिया जी और राहुल पटेल जी को छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर राकेश पाठक जी और प्रवीण खारीवाल जी और शिशिर उपाध्याय भी बेरोजगार ही है। क्यों, क्या लगता है आपको कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में सरकारें ऐसे निर्णय ले लेती हैं क्या? नहीं शिशिर जी, बेरोजगार तो मैं भी हूं, मुझे राहुल जी का नहीं पता, मैं भी बेरोजगार हूं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यही इनकी नीति और नीयत क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये चाह क्या रहे हैं। भाजपा सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उनको करना क्या है। आज का युवा जिस तरीके से भटक रहा है, उसको रास्ते पे लाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, अच्छाइयों को आगे लाना चाहिए, नफरत को दूर करना चाहिए। लेकिन कर क्या रही है सरकार? नए नए नियम ला रही है, उसका 24 घंटे में या 2 दिन में वो नियमों को वापस के आदेश देते हैं हम कि अब इसको हम वापस लेते हैं। अरे डिस्टर्ब मत करो आप लोगों को, बच्चे कंफ्यूज हैं अभी, बच्चे कॉलेज कब खुलेंगे, एग्जाम कब होंगे, हमें एग्जाम देना है। अभी कितनों की तो नियुक्ति नहीं करी है आपने, कितने लोगों ने, शिक्षकों ने, ऐसे मुद्दे तो निकलते चले जाएंगे अभी। मतलब आटा दाल, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन सब के बोझ से तो वैसे ही दबा हुआ है स्टूडेंट। घर में अपने माँ बाप के ताने, वो कैसे पैसे कमा के ला रहे हैं और कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह का संघर्ष अभी जीवन में चल रहा है। भाजपा को इससे मतलब नहीं है, भाजपा को मतलब है बस हमारी विचारधारा को हम कैसे आगे लाएं और हिंदू मुस्लिम कैसे करें, और यही सब चीजें बस उनके दिमाग में हैं। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने अभी अभिनव जी की बात सुनी, राहुल पटेल जी की सुनी, प्रवीण जी ने भी कहा, क्या आपको लगता है कि सरकार की सोची समझी, मैं नहीं समझता, और इतने कोविड काल में आप लगातार ग्वालियर क्षेत्र में आम जनता की, जरूरतमंदों की मदद करते रहे, और इसके दौरान सबके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, इसको ये घोषणा, इसको ये घोषणा, आम जनता के अलावा जो किया गया, कभी पत्रकारों से सरकार ने नहीं पूछा कि आपका पिछले 1.5 सालों से कैसे घर चल रहा है, आप कैसे परिवार चला रहे होंगे। पत्रकारों के भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मानसिकता जो है, ये जो अंग्रेजों की मानसिकता है, जो एक सामंती मानसिकता है, उस टाइप की स्थिति बनती चली जा रही है सरकारों में? देखिए, सरकारें निश्चित तौर पर संवेदनशील हुई हैं जनता के प्रति, युवाओं के प्रति। सरकार को चिंता होती तो सरकार को मालूम होता कि इसी जुलाई महीने में 36 लाख लोग देश में बेरोजगार हो। सरकार ने तो आंकड़े ही जारी करना बंद कर दिए हैं, लेकिन दूसरी संस्था है जिसने उसके आंकड़े जारी किए। और ये युवाओं की संख्या, आपने बड़ी अच्छी बात कही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ लिख कर वे बेरोजगारों की श्रेणी में आ जाएंगे। सरकार को आंकड़ा बताना पड़ेगा कि भाई इतने शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, इतने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनको नौकरी नहीं मिली। अभी तक की चर्चा में 1-2 बातें मैं थोड़ा सा पुनरावलोकन उसका कर दें। राहुल पटेल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां अपराध खत्म हो गए, तो इस पर डिबेट अलग से किसी दिन शिशिर जी रख लीजिएगा और शुरू कीजिएगा मध्य प्रदेश से ही कि किन किन अपराध में भारत में नंबर 1 पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर चलेंगे अपन, तो आज विषयांतर न हो इसलिए नहीं, बाकी उत्तर प्रदेश में अपराध का क्या हाल है सबको पता है, पूरे देश को। आज जो विषय छात्रों को लेकर है, एक बात पर हम और थोड़ा सा अनदेखी कर गए हैं कि हम सिर्फ छात्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन के मुकदमों की बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी विद्यार्थी का अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में नल से पानी भरने को लेकर, साइकिल या स्कूटर खड़ा करने को लेकर कोई विवाद हो गया हो, उसका मुकदमा पड़ोसी ने उसके खिलाफ दर्ज करा दिया हो, तो क्या वो भविष्य में उच्च शिक्षा से हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा? ऐसे कितने तरह के झगड़े हमारे समाज में होते हैं जहां विद्यार्थी, युवा लोग कई बार सड़क पर साइकिल टकरा गई एक दूसरे से, उसमें झगड़ा हो गया, तो ये कोई छात्र आंदोलन के मुकदमे तो है नहीं।
मारपीट का मुकदमा हो सकता है, एक दूसरे को चोट पहुंचाने का हो सकता है, एक दूसरे के प्लॉट में अतिक्रमण का हो सकता है कि प्लॉट की नफ्ती हो रही थी, उसमें झगड़ा हो गया, बच्चे भी साथ में लड़ लिए माँ बाप के। तो ये प्रवृत्ति बड़ी घातक है। असल में आपने जो सवाल पूछा ना कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, कोई भी प्रशासनिक तंत्र ऐसे निर्णय बिना राजनीतिक नेतृत्व की सहमति के नहीं ले सकता। मैं नहीं मानता कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने या सचिव ने निर्णय निकाल दिया कि ऐसे लोगों के एडमिशन नहीं हो। असल में सरकारें समय समय पर लिटमस पेपर टेस्ट करती है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, एक टेस्ट होता है उससे, तो ये एक प्रारंभिक टेस्ट करती है कि जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो प्रतिक्रिया देने की जो ताकत है वो भी कितनी बची है। तो हो सकता है सरकार ने युवाओं के भीतर ये टेस्ट लगाने के लिए थर्मामीटर लगाया हो कि इनमें कोई तापमान बचा है कि नहीं गलत का विरोध करने का। अगर इसका विरोध नहीं होता तो हो सकता है आने वाले कल में कुछ और निर्णय ले लेती सरकार। ये तो संयोग है कि वीडी शर्मा जी इत्यादि या राहुल पटेल जी भी इस निर्णय के पक्ष में कुछ तर्क नहीं लेके आ पा रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आदेश दे दिए हैं मोहन यादव जी ने, हमें मालूम नहीं कि अभी कब आदेश हुआ, आ जाएगा तो मान लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने एक टेस्ट लगाया है इस कोरोना काल और इसके संक्रमण के दौर से गुजरती हुई युवा पीढ़ी गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए अभी सक्रिय है भी कि नहीं, कि वो सो रही है इसलिए हम गलत निर्णय ले लें इस मौके पर। तो मैं इस निर्णय को इसी रूप में देख रहा हूँ। हो सकता है आगे चलकर उच्च शिक्षा में और कुछ बड़ा करने वाले हों ये, ऐसा जो छात्र विरोधी हो, जो युवा विरोधी हो, इसलिए उससे पहले का एक लिटमस पेपर टेस्ट लगाया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और मेरे मन में एक सवाल आ रहा था और ये दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति में कोई निर्णय, आपने एक बात बड़े साफ शब्दों में कही कि ये बिना सहमति के नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें एक और लैकुना है। धीरे धीरे सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं, निजी स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 30 से ज्यादा निजी यूनिवर्सिटी बन गई हैं और बन रही हैं, 5-7 और बन रही हैं, 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। उन पर यह लागू नहीं होता है सर, तो क्या इसके पीछे ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि हम सरकारी कॉलेजों को धीरे धीरे बोझ खत्म कर देंगे, प्रोफेसर, लेक्चरर और सारा ये खत्म कर देंगे और निजी क्षेत्र में चला जाएगा ये, क्योंकि जिनके विश्वविद्यालय हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। जैसे जी मुझे मालूम नहीं कि ये जो निर्णय हुआ था दाखिले में प्रतिबंध का, जिन पर मुकदमे हैं, ये निजी विश्वविद्यालयों, निजी कॉलेजों पर लागू हो रहा था कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरा तो मानना यह है कि निजी विश्वविद्यालय तो कभी चाहते ही नहीं है उनके परिसर में छात्र संघों के चुनाव हो, किसी तरह की छात्र राजनीति हो। आपने 30 निजी विश्वविद्यालय बताए मध्य प्रदेश में, और अब तो कई वर्ष हो गए। ग्वालियर में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है, इंदौर में है, भोपाल में है। आज तक आपने सुना कि वहां पर कोई धरना आंदोलन हुआ? कभी नहीं। वहां किसी मांग को लेकर, फीस वृद्धि के खिलाफ, हम लोग तो फीस वृद्धि के खिलाफ, सरकार फीस बढ़ाती थी तो हम लोग आंदोलन करते थे। अगर लाइब्रेरी में कोई सुविधा नहीं मिल रही तो उसके लिए आंदोलन करते थे। लैब में अगर प्रॉपर चीजें नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आंदोलन करते थे। मुझे नहीं मालूम कि निजी विश्वविद्यालय और निजी जो कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, कहीं उनकी भी तो दुरभिसंधि नहीं है सरकार के साथ इसमें, क्योंकि वे तो कभी नहीं चाहते उनके आंदोलन हो। इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए सिर्फ। जी बिल्कुल, ये सवाल बनता तो है कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे मंशा किसकी है, क्योंकि आपने अभी नौकरशाही की बात करी, राजनेताओं की बात करी, और इसमें बड़े उद्योगपति भी शामिल है। मैं श्री प्रवीण खारीवाल जी के पास आना चाहता हूं। प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रवीण जी, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा, चूंकि हमारे दर्शक इसको कैसे समझें कि इस तरीके की जब निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें क्या मंतव्य होता है, ऐसा डॉक्टर साहब ने एक बात कही और ये हमारे दर्शक समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि ये निर्णय किसी IAS अधिकारी की, मैं अगर उच्च शिक्षा में अनुपम राजन जी हैं तो अनुपम राजन जी कोई भी निर्णय लेने के पहले मोहन यादव जी से नहीं पूछेंगे, ये संभव नहीं लगता है। तो क्या ये लिटमस टेस्ट करके कोई कल को कोई बड़ा निर्णय करने की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश? बिल्कुल। तो ये इस बात में सुखबुगाहट नजर आती है मुझे कि कोई न कोई मामला अंदर ही अंदर पकड़ा है
जो आने वाले दिनों में हमको दिखेगा। और मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि कई मामलों में दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। तो जो टेस्ट लगाने वाला उदाहरण दिया उससे भी मैं सहमत हूँ कि देखा जाए कि कितना अभी ताप बाकी है और किस तरह की रिएक्शन आ रही है। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन में इस समय जो एक विरोधाभास चल रहा है, मैं उसको भी रेखांकित करना चाहूंगा कि इस समय सत्ता और संगठन में जमकर दौर चल रहा है। और ये एक सिस्टम हो गया है कि यदि मुख्यमंत्री जी कोई फैसला लेते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें मीन मेघ निकालते हैं, और यदि संगठन कोई अपनी सिफारिश करके भेजता है तो उसको लंबित कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला कुछ महीनों से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी के बलि चढ़ा है ये मामला, किससे किसको बदनाम करने के लिए या निपटाने के लिए ये खेल रचा है। इसकी बिल्कुल पड़ताल होना चाहिए और सरकार के अफसरशाही को भी सामने आकर, चाहे वो उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का फैसला हो, आयुक्त का हो या सचिव महोदय का हो, उन्हें भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा अभी आपने बताया कि सरकारी गैर सरकारी एक बड़ा मध्य प्रदेश शिक्षा का हब बन गया है, और यदि वहाँ इस तरह का फैसला लिया भी जाना चाहिए था तो क्या उसके पहले छात्र संघ या छात्र राजनीति से जुड़े संगठन, एबीवीपी, एनएसयूआई या मीडिया के कुछ लोग या एनजीओ जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे एक आम सहमति सरकार को बनानी चाहिए थी, जो कि एक स्वस्थ परंपरा है। वो भी नहीं किया गया। तो बाले बाले कुछ अफसरों ने ये कवायद करी, मन में एक शेख चिल्ली सरी का स्वप्न संजोया और उसको लागू करके पुटअप कर दिया मंत्री जी के, और वो आदेश जारी हो गया। मध्य प्रदेश में अधिकांश विभागों की यही हालत है, वो मंत्रियों की बिल्कुल नहीं चल रही है, न उन्हें भरोसे में लेकर बताया जाता। मुख्यमंत्री सचिवालय से कुछ संकेत जारी होते हैं और डायरेक्ट काम हो जाते हैं, नोटशीट बन जाती है, आदेश निकल जाते हैं और माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ करके आदेश चले जाते हैं कि आप देख लीजिए कि ये हो गया है, ऐसा हो गया, ऐसा हो चुका है। तो ये इस समय सत्ता और संगठन के बीच में मध्य प्रदेश में एक द्वंद्व चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। हम सभी जानते हैं, कुछ लोग स्वीकारते हैं, कुछ लोग नहीं स्वीकारते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये फैसला और इस तरह के और फैसले हमको देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। जी प्रवीण जी, एक और सवाल दर्शकों की तरफ से, उसके बाद मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि इस द्वंद्व का जो द्वंद्व चल रहा, अभी बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा आई थी, लगातार 2-3 दिन तक माननीय प्रदेश के मुखिया दिल्ली प्रवास पर थे और ये कहा जा रहा था, बैठकें चल रही थी, बहुत जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी लिटमस टेस्ट की, क्या इस तरीके के फैसले करके जनता का ध्यान डाइवर्ट कराने की भी कोशिश की जा सकती है? क्योंकि राजनीतिक दलों में ऐसा होता है। देखिए, निश्चित तौर पर होता है। मैं आपको कल का एक उदाहरण बताऊंगा जी। मध्य प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा के अधिकांश सांसद मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को शिकायत करी सीधे जी। जेपी नड्डा जी ने ये आश्वासन दिया कि इस बार की जो मध्य प्रदेश के सांसद है लोकसभा और राज्यसभा की, उनकी बैठक मेरी मौजूदगी में होगी। ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में मध्य प्रदेश संसदीय दल की बैठक हुई और जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को 4 तारीख को यानी कल भोपाल दिल्ली बुलाया गया था। वो मीटिंग में गए। मीटिंग में उनके प्रमुख सचिव ने कुछ सामान्य जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में मीटिंग में रखी और 10 मिनट भी नहीं होंगे मुख्यमंत्री जी ने खड़ी दिखाई। आज वो चित्र सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है और उन्होंने कहा कि मुझे बाढ़ग्रस्त मीटिंग करना है रात को ही, तो मुझे भोपाल जाना होगा और वो वहां से बैठक छोड़ के निकल पड़े और उन्होंने कहा कि जल्दी ही बैठेंगे वापिस से। तो मध्य प्रदेश के सांसद अपनी मांगे, अपनी बातें, अपने क्षेत्र की जनहित की बातें लेकर कागजे हाथ में लेके फाइल बैठे रह गए और मुख्यमंत्री जी रात को भोपाल आ गए। भोपाल आकर उन्होंने ताबड़तोड़ रात को 10:30 बजे बाढ़ प्रभावितों को लेकर एक मीटिंग करी, जबकि वो दिन में ही ग्वालियर अंचल का हवाई दौरा करके दिल्ली पहुंचे थे और उन्हें जो भी निर्देश देना थे वो दे चुके थे। लेकिन एक जो आपने ध्यान डाइवर्ट करने वाली बात कही कि मध्य प्रदेश के सांसदों की जो नाराजगी थी उसको उन्होंने इस बाढ़ की आड़ में कि साहब मुझे रात को ही मीटिंग बुलाई है और रात को ही चर्चा करना है, मुझे निकलना होगा, इस तरह की वो घटनाक्रम करके बच निकले
तो ये बच निकलने वाला सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। एक दूसरे से छुपाछाई का खेल चल रहा है। सत्ता संगठन, मंत्री और कई वरिष्ठ नेता अलग अलग मोर्चे पर सरकार के खिलाफ लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के लिए प्रयास जारी है। कुछ नेता निगम मंडल के लिए दबाव बनाए हुए, कुछ नेता मंत्रियों का जो खराब परफॉर्मेंस है उसकी जगह अपने मंत्री को, मतलब इस समय हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। और निश्चित तौर पर इस तरह की जो चीजें आती है वो एक ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लाई जाती है। और इसकी शिक्षा दिल्ली दरबार से अच्छी तरह से शिवराज जी ने सीखी है, जहां पर दिल्ली दरबार हर बड़े फैसले के साथ एक ऐसी चीज लाता है जिससे देश की और प्रदेश की जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कयावत, ये कवायद जो है इस तरह की हो सकती है। बिल्कुल, मैं प्रवीण जी आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आने के पहले राहुल पटेल जी के पास आना चाहता हूं। राहुल जी, आपने अभी हमारे तीनों आदरणीयों का सुना, आपको क्या लगता है, ये अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, 40-40 साल पत्रकारिता क्षेत्र में दे चुके हैं, राजनीति को समझते हैं और हर उस दिग्गज के साथ रह चुके हैं, उनके साथ सफर कर चुके हैं, राजनीतिक सफर जो समझने के लिए जरूरी होता है। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अति उत्साह में लिया गया गलत निर्णय है, जिसके कारण आज पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है? देखिए, अगर जिस तरह से अभी चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश में छात्र और जो एक आंकड़ा था कि इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अगर इस प्रकार की मंशा मध्य प्रदेश सरकार की होती तो मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार जो विश्वविद्यालय, चाहे आप शासकीय विश्वविद्यालयों की बात करें चाहे अशासकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, आपने अभी कहा कि लगभग 40 विश्वविद्यालय यहाँ मध्य प्रदेश में, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों चाहे शासकीय क्षेत्र के हों, तो यानी छात्रों के हित को लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार निर्णय ले रही है। छात्रों के हित के लिए ही तो चाहे निजी विश्वविद्यालय हों चाहे शासकीय विश्वविद्यालय हों, छात्र डिग्री हासिल करेगा, डिग्री हासिल करने के बाद ही अपने प्रोफेशन में जाएगा। तो ये कहना कि मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है वो छात्रों के विपरीत है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आप ये क्यों नहीं बताती आपकी सरकार? अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने ये बताया कि लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो केंद्र का कोई संस्था का आंकड़ा है। तो आप किसको रोजगार दे रहे हैं? 1 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की घोषणा थी आपकी राजनीतिक पार्टी की, और अभी आपके चुनाव के टाइम पे आपने कहा था 1 लाख रोजगार प्रति माह देंगे हम। देखिए, जो रोजगार देने की बात है और जिस एजेंसी ने ये जो आंकड़ा 35 करोड़ या 35 लाख जो भी अभी आदरणीय राकेश जी ने कहा है, ये आंकड़ा एक स्वतंत्र एजेंसी ने दिया है। आपको ध्यान होगा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो पटवारियों के द्वारा खसरा खतौनी दिया जाता था। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लोक सेवा गारंटी के तहत एमपी ऑनलाइन के अलग अलग पोर्टल खोले गए। जितने भी आज आवेदन हैं वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से लगाने के लिए, मैं ये मानता हूं कि लोग अपना अपना प्रतिष्ठान खोल के एमपी ऑनलाइन बनाते हैं और उसमें अपने जो भी आवेदन स्वीकारते हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, जो जिस भी विभाग में आवेदन होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में भी किया है। और भी ऐसे कई आयाम हैं जिनकी काउंटिंग इस दिशा में नहीं होती कि इनको रोजगार दिया है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में युवाओं के हाथ में रोजगार है। इस बात से हम दूसरे लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन रोजगार अगर हम देखेंगे तो युवा आज मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उनके हाथ में आज रोजगार है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन रोजगार से हमारा युवा आज मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। शिशिर जी, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। राहुल जी, मुझे ये लग रहा था कि कहीं राहुल जी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार भी कहीं कांग्रेस को नहीं बोलते। आज लेटेस्ट आपने सुना होगा, अभी रामेश्वर शर्मा जी ने बोला है कि बाढ़ के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। बहुत अभी लेटेस्ट का वो है। तो हर चीज में जिम्मेदार कांग्रेस को बनाना, भाजपा को अब 15 साल सरकार में आपको रहते हो गए और पिछले 1 साल से अभी आप सरकार में हो, आपके आपसी द्वंद में छात्रों के हित को समझें और छात्रों की बेहतरी की बात करना इस टाइम जरूरी है, ना कि कांग्रेस को जिम्मेदार बताना। कांग्रेस को जिम्मेदार क्या लगता है आपको कि नेहरू जी ने तो महंगाई बढ़ा दी थी और कांग्रेस ने, रामेश्वर शर्मा जी का भी लेटेस्ट कांग्रेस ने बाढ़ कर दिया। एक और किसी माननीय मंत्री जी का आया कि वो आजादी के टाइम से ही, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था और उसके कारण गरीबी नहीं हट पाई। तो क्या बड़ा सीधा सा सवाल है, जनता का सवाल है कि क्या पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री और देश में 7 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया है क्या? क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि आज ये हालात हैं, उसके लिए जिम्मेदार दूसरा है। देखिए, मध्य प्रदेश और केंद्र की अगर हम बात करें तो अभी जैसे आज हमारे अभिनव जी ने बताया कि कांग्रेस को जिम्मेदार आज बाढ़ के लिए ठहराया गया है। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी का आज बयान आया है, तो मैं रामेश्वर शर्मा जी के बयान से पूर्णतः सहमत हूं और इस बात के जो उन्होंने ये बात कही है कि आज जो बाढ़ की परिस्थिति है उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है, तो हाँ, इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनकी एक बहुत बड़ी योजना थी, पूरे देश की नदियों को जोड़ने की जो योजना थी, जिस पर एक बृहद परियोजना के माध्यम से काम होना था। चूंकि बीच में कांग्रेस की सरकार आई और उसने उस योजना को बंद किया। कहीं ना कहीं अगर वो काम, सारी नदियों को जोड़ने का काम अगर भारतवर्ष में होता, तो जिस इलाके में बाढ़ है और दूसरे इलाके में सूखा है, तो वो जो सब जब इंटरकनेक्ट सारी नदियां हो जाती तो बाढ़ वाले प्रभावित एरिया से वहां पर भेजा जा सकता था। 7 साल से मोदी जी सो रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी वो राहुल जी, आपकी बातों से हमारे डॉक्टर राकेश पाठक जी इतने प्रभावित हुए कि वो पसीना पोंछने लगे। क्या डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आज जो देश की दुर्दशा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? क्योंकि अगर गांधी जी ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती और देश आजाद नहीं होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। इस स्थिति में भी आने वाले हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बिल्कुल आ चुके हैं। बिल्कुल माननीय गांधी जी का कांग्रेस से क्या? मैं राहुल जी जब रामेश्वर शर्मा के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो इसी बात पर मैं उन्हें सैल्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी क्योंकि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 7 साल से, तो 2014 के बाद से धरती ने घूर्णन गति से घूमना शुरू किया मोदी जी के इशारे पर। सूरज और चंद्रमा ने उदित और अस्त होना सीखा। तो फिर इन 7 सालों में बाकी काम क्यों नहीं हुए? हो जाने चाहिए थे। बेरोजगारी पर अभी उन्होंने तर्क दिया कि पहले खसरा खतौनी मैनुअल होता था, आदमी बनाते थे, अब कंप्यूटर से होता है। तो ये बात भी मोदी जी को पता थी। 2014 में उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था। अभी आपने जिस संस्था को क्या कह दिया कि प्राइवेट संस्था है, मैं आपको सरकारी संस्था, राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय है, NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, उसके आंकड़े बता देता हूं। पिछले साल बेरोजगारी की दर 13.3% हो गई है। यानी भारत की आजादी के बाद लगातार बेरोजगारी की दर पिछले सालों में बढ़ रही है जी। ये तो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं जी। अगर आपको इनके लिए भी नेहरू को और कांग्रेस को जिम्मेदार मानना है पिछले कुछ वर्षों की बेरोजगारी को, अब चूंकि प्राकृतिक आपदा, रामेश्वर शर्मा जी ने सिर्फ बाढ़ नहीं, उन्होंने कहा है प्राकृतिक आपदाएं भी, यानी अब से भूकंप, सुनामी, पहाड़ों में भूस्खलन, बाढ़, सूखा, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हम और आपको बाकायदा कांग्रेस को इसके लिए सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर साहब, गनीमत है उन्होंने भारत में ही कहा, हो सकता है चाहते तो रामेश्वर जी कहते थे जी कि इस पृथ्वी पर जहां जहां भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस सबके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। मुझे लग रहा है कि अब शायद डॉक्टर साहब आने वाले समय में कोरोना को भी ये कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। कोरोना वैश्विक महामारी कांग्रेस की वजह से आई है, हो सकता है ऐसा कहा जाए। हमारी कोशिश थी कि छात्रों, पूरे देश के और प्रदेश के छात्रों का मंतव्य जाने और स्थिति स्पष्ट हो। सरकार ने हालांकि निर्णय वापस ले लिया है, ऐसा कह रहे हैं राहुल जी, लेकिन हम चाहते थे जनता को सच्चाई बताना और यही कोशिश साधना न्यूज की होती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण खारीवाल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और IT सेल के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राहुल पटेल जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।